नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज आप सभी के लिए हम लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10th का हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। आज हम लाए हैं क्लास 10th का हिंदी, जिसमें आपको चैप्टर 1 और 2 से 100 एमसीक्यू देखे जाएंगे। हम इसमें वही क्वेश्चन को सम्मिलित किए हैं जो परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम देखेंगे 2 चैप्टर, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है गद्य खंड का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और हमारा सेकेंड चैप्टर है 20 की दांत। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए वीडियो को। तब तक के लिए जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब तक वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो पहले हम देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो चैप्टर नंबर 1 है गद्य खंड का। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन नंबर ए, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिस एंड डेवलपमेंट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु और शुद्राज। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूल्य, तथा ऑप्शन नंबर डी है हमारा महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? जिसमें ऑप्शन दिया गया है 15 अप्रैल 1819 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 18 फरवरी 1918 ईस्वी, तथा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 14 जनवरी 1919। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, तथा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश, तथा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश के स्थान पर महू भी दिया जा सकता है। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? जनवरी 1965 ईस्वी, दिसंबर 1956 ईस्वी, फरवरी 1914 ईस्वी, तथा मार्च 1965 ईस्वी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1956 ईस्वी। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक थे? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, और ऑप्शन नंबर सी 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर वो पूछेगा कि वो प्रेरक कौन कौन थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 चिंतन और रचनात्मक मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? ऑप्शन नंबर ए, पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन नंबर बी, सामान्य वर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दलित वर्ग, और डी, मध्य वर्ग। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्ग। जात जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मजदूरी प्रथा, ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा, तथा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बाल मजदूरी प्रथा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया है समर्थ प्रथा। जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन, प्राकृतिक श्रम विभाजन, स्वाभाविक श्रम विभाजन, संवैधानिक श्रम विभाजन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अस्वाभाविक श्रम विभाजन। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग। आगे क्वेश्चन दिया गया है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा और कौशल क्षमता। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पैतृक पेशा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी, ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर सी, नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है? क्वेश्चन है हमारा, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में, यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है, तथा आगे दिया गया है यह मनुष्य के रोजगार मुखी बनाता है, यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाता है। नहीं, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है। जाति प्रथा जो होता है मनुष्य को एक पेशे में जीवन भर के लिए बांध देता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। विडंबना का क्या अर्थ है?
क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, विडंबना का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए उपेक्षा, उपहास, अवलंबन, आडंबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपहास। विडंबना का सही अर्थ है उपहास। सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, सुशासन, तथा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है भाईचारा, तथा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कानून व्यवस्था। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का कवि ने परिभाषा दिया है भाईचारा का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के नाम। आपको हम ऊपर भी इस क्वेश्चन का जिक्र किए थे। ये परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों का नाम बतावे, कौन कौन से? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है राम, कबीर और महात्मा गांधी। सेकंड ऑप्शन दिया गया है बुद्ध, रहीम और कबीर। तथा हमारा तीसरा आंसर दिया गया है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। और चौथे ऑप्शन में दिया गया है कबीर, बुद्ध और महादेवी वर्मा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये तीन व्यक्ति थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक में शामिल थे। बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक की पुस्तक कितने कालखंडों में प्रकाशित किए गए थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में 22, ऑप्शन नंबर बी में 48, ऑप्शन नंबर सी में 21 तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। बाबा साहेब का जो संपूर्ण वाङ्मय था वो 21 कालखंडों में प्रकाशित हुआ था। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1936 और ऑप्शन नंबर सी 1835 तथा 1836। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में लाहौर का वार्षिक सम्मेलन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे कौन? अभी हम आपको पीछे बताएं क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले तथा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक थे, उसमें से एक थे ज्योतिबा फुले, एक थे कबीर और एक थे बुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश तथा दरभंगा नरेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने न्यूयॉर्क गए थे उच्च शिक्षा के लिए। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक हैं। भीमराव अंबेडकर की रचना है, हम इसमें देखेंगे भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है। द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, संत परंपरा और साहित्य, विचार और वितर्क तथा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है भारतीय लिपि की कहानी। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन का रूप लिए हुई है? श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन नंबर बी दलित विभाजन का, ऑप्शन नंबर सी सभ्य जनों का विभाजन और ऑप्शन नंबर डी दी गया है कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कुशल व्यक्ति का विभाजन होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। सही बात है। यह श्रमिकों को स्वाभाविक विभाजन करता है? नहीं। यह रोजगारवाद है? नहीं। यह वर्ग विभेद दूर करता है? नहीं। जाति प्रथा ही तो वर्ग का विभेद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबंध है, इसमें मनुष्य सहजता और रोजगार युक्त हो जाता है, नहीं, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो चलिए हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से सबसे बड़ी समस्या किसे बताते हैं? तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। निर्धारित कार्य के रुचि के साथ विवशता, अनुभवहीनता, कार्यकुशलता का अभाव, एकता का अभाव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशता करना। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम लोग। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के परीक्षण
अथवा किसी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसी पेशा निर्धारित कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा जाति व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 27। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है महात्मा गांधी, तथा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हमारा इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। ये परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन को। संचारित का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आरोहित, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चालित, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रवाहित, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है स्वचालित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवाहित। संचारित का अर्थ होता है प्रवाहित। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि में जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दिया गया है हमारा, लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है इसमें, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, तथा जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका हमारा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव रखने वाला समाज होना चाहिए। यही आदर्श समाज का परिभाषा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 कहता है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को लेखक सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महू, मध्य प्रदेश में। अब क्वेश्चन हम लोग, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया गया है? तो चलिए इसका जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, हम देखेंगे। इसका ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में बोलता है उज्जवल भारत, ऑप्शन बी उड़ता भारत, ऑप्शन नंबर सी बोलता है बहिष्कृत भारत, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है पुरस्कृत भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए में कहता है महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। इसका जिक्र हमने पहले भी कर चुके हैं। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को, और जाति विभाजन को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। अगर श्रम विभाजन आपके जगह ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया गया है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी में दिया गया है रामजी सकपाल, और ऑप्शन सी में दिया गया है राम किशुन सकपाल, तथा ऑप्शन डी बोल रहा है राधे राम सकपाल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? ऑप्शन ए में बोल रहा है 1920 में, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1916, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1914। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मुख्य नायक क्या है? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको, मुख्य नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रिका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? आगे क्वेश्चन अभी हम आपको ऊपर बताएं। जाति प्रथा, कार्य कुशलता, वर्ण विभाजन और श्रम विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। अगर श्रम विभाजन नहीं रहेगा तो उसके स्थान पर जाति प्रथा आपको आंसर टिक करना है। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बन गई है? इसका फर्स्ट आंसर दिया गया है उत्पीड़न, सेकंड में दिया गया है बेरोजगारी, और तीसरा नंबर बोल रहा है अमीरी, चौथा में दिया गया है गरीबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी।
जाति प्रथा भारत का सबसे प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया है भारत भक्त ऑफ कास्ट, नकेन के पद, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भारत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा और श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी विधा, निबंध, शब्द चरित, डायरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध विधा है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? निबंध। एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सभ्य समाज विभाजन के लिए किसे आवश्यक मानता है? कार्यकुशलता को, जाति प्रथा को, वर्ण विभाजन को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता को सभ्य समाज विभाजन के नजर से मानता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राजगोपालाचारी तथा ऑप्शन डी में दिया गया है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान निर्माण में बहुत ही योगदान है। दोस्तों ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन का 50 क्वेश्चन। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर जो होगा हमारा 20 के दांत। इसमें भी हम देखेंगे 50 क्वेश्चन को, तो बने रहे हमारे साथ। जितने भी लोग अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे क्या है, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसने के अनुसार सेनों ने अपना सिद्धांत बदल दिया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार तथा ऑप्शन डी में बोल रहा है गिरधर के अनुसार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार सेनों ने अपना सिद्धांत बदल दिया था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी में किस पात्र ने कही थी? एक क्वेश्चन बहुत भी है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब और सोफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन साहब ही बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, मैक्स मुलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा 20 चैप्टर है इसका लेखक है। हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें स्पेशल आपको कवि परिचय हो। देखते हैं 20 के दांत समाज के किस वर्ग के मानसिकता को उजागर करता है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। 20 के दांत जो चैप्टर है ये मध्य वर्ग के लोगों को उजागर करता है। 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी, धार्मिक कहानी, मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कहानी है 20 के दांत। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 6 बोल रहा है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करता है? मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और दलित वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जन्मदाता कौन सी भाषा की भाषी है? संस्कृत, हिंदी, मगही, भोजपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजपुरी। नलिन बिलोचन शर्मा जो लेखक है वो भोजपुरी भाषा के भाषी हैं। हमारा क्वेश्चन आगे है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी पटना में, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है उत्तर प्रदेश। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, ताकि आपको समय ज़्यादा खर्च ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। चलिए नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम क्या था? रत्नावली शर्मा। जी हाँ दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का नाम था रत्नावली शर्मा। लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? नलिन बिलोचन शर्मा जो है एमए पटना विश्वविद्यालय से किए थे। नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? लेखक जो थे आलोचना करते थे तो वे किस शैली को अपनाते थे? पुरातन शैली, काव्य शैली, आधुनिक शैली और इनमें से कोई नहीं। लेखक आधुनिक शैली को अपनाते थे। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, कुंवर नारायण तथा नलिन बिलोचन शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविता से हुई थी।
नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर डी, रामावतार शर्मा। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करता है? मध्य वर्ग के अंतर विरोधी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 के दांत कहानी जो है किस वर्ग को उजागर करता है? मध्य वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेन साहब की मोटर कार थी स्टीमल इंड, मारुति 800, इंडिया स्ट्रीमल, डिजाइनर मोटर कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीमल इंड। जो सेन साहब की मोटर कार थी वो स्टीमल इंड थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली रंग की। सेन साहब की जो मोटर कार थी ना वो काली रंग की थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। किसने मोटर की चमक दमक से कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की पुत्रियों से। और किससे खतरा था? खोखा। सेन साहब की पुत्री में से एक थी कौन? आरती। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी जिसमें से एक का नाम था आरती। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजीनियर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिल चुका है। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, लोग सेन साहब के बच्चे के लिए कौन से विद्यालय बताते थे? संत जोसेफ, संत जॉन, कोयला स्कूल, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है किंडर गार्टन स्कूल। जिसका सही आंसर हो जाएगा किंडर गार्टन स्कूल। लोग सेन साहब के बेटे के लिए उपयुक्त बताते थे। मदन के पिता का क्या नाम था? मुरलीलाल, गिरधर लाल, संपत लाल तथा ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है त्रिपुरी लाल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गिरधर लाल। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है। सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? ये क्वेश्चन बहुत भी है ये दोस्तों। सेन साहब ने अपने सिद्धांत क्यों बदल दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा के दुर्लित स्वभाव के कारण सेन साहब ने अपना स्वभाव बदल लिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, दुर्लित का शब्दार्थ क्या है? दुलारा, सुशील, उदंड, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। तो इसका सही आंसर होगा लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ दुर्लित का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है हमारा, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर चाहते थे। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? स्कूल की पढ़ाई यानी प्राथमिक पढ़ाई कहाँ हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? ऑप्शन नंबर सी, 2 दांत। मदन ने कासू यानी खोखा को 2 दांत तोड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, खोखा किसे कहते हैं? कासू को। खोखा का ही नाम कासू है। 20 के दांत कहानी की गई है संत परंपरा और साहित्य से, 20 के दांत और अन्य कहानियों के संग्रह से, साहित्य का इतिहास दर्शन से, ग्रंथावली से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से 20 के दांत कहानी की गई है। सेन साहब का मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र जो थे वो किस पेशा से थे? डॉक्टर थे, वकील थे, पत्रकार थे और शिक्षक थे। तो इसका सही आंसर होगा पत्रकार। जो सेन साहब के मित्र थे वो पत्रकार थे। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा बोल रहा है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है निम्न वर्ग, तथा ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है निम्न मध्य वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग। गिरधर लाल कौन था? कासू का पिता, रजनी का पिता, मदन का पिता तथा सैफाली का पिता। तो गिरधर लाल जो थे वो मदन के पिता थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है। ये क्वेश्चन को आप अंडरलाइन करके लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या दी गई है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था? कासू। इसका सही आंसर हो जाएगा कासू। सेन साहब का जो बेटा था उसका नाम था कासू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 साल। मदन की जो उम्र थी 5-6 साल का था मदन। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। जी हाँ दोस्तों, लट्टू के खेल में कासू मदन के साथ शामिल होना चाहता था। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा बोल रहा है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व था? माता पिता को। जो लड़कियों के माता पिता थे सेन साहब थे, उन्हें गर्व था कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। मोटरकार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा यानी कासू से। जो सेन साहब का लड़का था खोखा, उसी से ही मोटर कार को खतरा था। सेन साहब
ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को, मदन के जो पिता था गिरधर लाल, उसे ही सेन साहब ने फटकार लगाई थी। कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? यहाँ पे जमानत का अर्थ होता है धीर या समूह। कौवे के जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था? हंस। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? अपने पिता के हाथों। मदन अपने पिता के हाथों हमेशा पीट जाता था। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आता था? बढ़ई। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आता था? बढ़ई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सेन दंपत्ति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। इसका सही आंसर हो जाएगा इंजीनियर। सेन साहब की कार को किससे खतरा था? खोखा से। सेन साहब की कार जो था वो खोखा से ही खतरा था। मदन किससे उलझ रहा था? से। मदन जो था वो किससे उलझ रहा था? सोफर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 बोल रहा है, मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। जी हाँ दोस्तों, मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। दोस्तों ये रहा हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का 100 MCQ। ऐसे ही अगले चैप्टर को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।